अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी की बुक को स्टार्ट करना है। और आज हम चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज। मैकेनिक्स जो है इसमें हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, एक्शन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर रहे होते हैं ऑन बॉडीज। बॉडीज के ऊपर जो फोर्सेस का एक्शन होता है वो हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं इसमें। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। इसकी दो ब्रांचेस है। पहली जो ब्रांच है वो है आपके पास स्टैटिक्स और दूसरी जो ब्रांच है वो है आपके पास डायनेमिक्स। अच्छा, स्टैटिक क्या होता है जी? इट डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडीज। हम जो स्टेट ऑफ रेस्ट है बॉडीज की या पार्टिकल्स की अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, इसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और डायनेमिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद बॉडीज ऑन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। और डायनेमिक्स में क्या होता है? बॉडीज जब मूव कर रही होती हैं और उस पर जो भी फोर्सेस लग रही होती हैं उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये डायनेमिक्स है। अब इसकी भी ना आगे कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहली जो है वो है काइनेमैटिक्स और दूसरी जो है वो है आपके पास काइनेटिक्स। अच्छा, काइनेमैटिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। इसमें आप क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? जब बॉडीज के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, जो बॉडी मूव कर रही होती है। देखें, अगर फर्ज करें यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे हमने कोई भी फोर्स अप्लाई की, ठीक है। अब इस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। फर्ज करें कि ये जो बॉडी है ये इस तरह कुछ मूव कर रही है, ठीक है। अब ये जो इस बॉडी की जो मूवमेंट है ये है बेसिकली ज्योमेट्री, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी आप स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये है काइनेमैटिक्स। देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट कंसीडरिंग द मास ऑफ बॉडीज। अब इसमें आप मास को और फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आप क्या कर रहे होते हैं, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, बॉडी जिधर मूव कर रहा है उसकी ज्योमेट्री है, जस्ट आप उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आप मास को या फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स डील्स विद रिलेशन बिटवीन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज एंड द रिजल्टिंग मोशन। काइनेटिक्स में आप क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? काइनेटिक्स में आप रिलेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज, ठीक है। जो आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं, फोर्सेस या जो एक्ट कर रही होती हैं बॉडीज के ऊपर, एंड देयर रिजल्टिंग मोशन। अगर फर्ज करें एक बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और ये बॉडी जो है वो इसने मूव किया, ठीक है। तो अब इस फोर्स का और इस मूवमेंट का जो मोशन होगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा और इसके रिलेटेड जो आप स्टडी करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम काइनेटिक कहते हैं। अच्छा, पार्टिकल की क्या डेफिनेशन है? ए पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट मास और पार्टिकल। देखें, अगर कोई भी एक ऐसा मास जो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं, या हम उसको पॉइंट मास कहते हैं। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? ए पार्टिकल और ए मास पॉइंट इज ए बॉडी ऑफ निग्लिजिबल डायमेंशन। ये जो पार्टिकल होता है या जिसको हम मास पॉइंट कह रहे होते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, नोट। नोट क्या जी? ए बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल। कोई भी बॉडी जो है वो आप पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या बन जाती है? वो आपकी बॉडी बन जाती है। मतलब कि पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास एक बॉडी बन जाएगी। नेक्स्ट, अब हम फोर्स पे आते हैं कि फोर्स की क्या डेफिनेशन है। फोर्स एनीथिंग दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए फोर्स। अच्छा, फोर्स की क्या डेफिनेशन है? कि एक ऐसी चीज जो चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को कोई ऐसी चीज चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? इसको हम फोर्स कह रहे होते हैं। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ए लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स करेंगे। जिस तरह ये क्या है? ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। या फर्ज करें अगर मैं ये एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ और इसके ऊपर ये फोर्स जब अप्लाई हो रही है तो ये जो आपकी लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है जी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अच्छा, ये क्या चीज़ है?
The point of application of force can be shifted anywhere on the line of action of that force. This is called the law of transmissibility of force. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब कि जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है आपका P1, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, या फ़र्ज़ करें कि आपका ये P2 है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इस पॉइंट को आप आगे पीछे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। फ़र्ज़ करें कि आपका ना ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपकी जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, तो आपकी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। तो इस पॉइंट को फ़र्ज़ करें ये P1 है, तो इस पॉइंट को आप शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, कि जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है उस पॉइंट को आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर किसी भी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कलेक्शन ऑफ मोर देन वन फोर्सेस इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एक ऐसी कलेक्शन जिसमें एक से ज़्यादा फोर्सेस हों उसको हम क्या कहेंगे कि वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इस चैप्टर में आगे यूज़ होगी। ये है आपके पास से कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं? देखिए जी, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर कॉन्करेंट एट दैट पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के ऊपर, फर्ज करें ये आपका पार्टिकल है, इस पे ये सारी फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं ये क्या हैं? ये कॉन्करेंट फोर्सेस है, मतलब कि एक ही पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रही हैं। तो इन सारी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देखें, the vector resultant of concurrent forces passes through the point of concurrency। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट आपका होता है, जिस पॉइंट पे आपकी सारी फोर्सेस जब कॉन्करेंट होती हैं, इसको हम कह रहे होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि the vector resultant of concurrent forces passes through the point of concurrency and is represented by the diagonal of a parallelogram with forces are its two adjacent sides। देखें, हम ना इसको ज़रा पहले यहाँ पे साइड पे समझते हैं। देखें, फर्ज करें कि ना एक ये पॉइंट है आपका O, ठीक है, इस पे ये फोर्स लग रही है, इसको हम नाम दे रहे हैं F1 का। इसी तरह यहाँ पे एक और फोर्स जब अप्लाई हो रही है, इसको हम नाम दे रहे हैं F2 का, ठीक है। ये दो फोर्सेस हैं, इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं? अप्लाई हो रही हैं। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? कॉन्करेंट हैं एट दिस पॉइंट O, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी B कहेंगे। अच्छा, अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब ये है कि फर्ज करें ये बॉडी है ना, इस पे ये एक फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स इस पे ये लग रही है। अब ये बॉडी जो है वो इन दोनों फोर्सेस की वजह से, फर्ज करें ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो बॉडी मूव करेगी, इस मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी, इसको हम कहेंगे कि ये इसका क्या है? ये इसका रिजल्टेंट है। और ये इसको हम लिखा करेंगे कि ये F1 प्लस F2 के इक्वल है। यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि अगर देखें ये एक फोर्स है, एक ये फोर्स है। अब ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अच्छा, और ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये जो आपकी नई शेप जो बनी है, ये चार साइड इसकी बनी, और ये आपकी जो शेप है ये पैरेललोग्राम है। अब जो रिजल्टेंट होगा ना, ये लॉ जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है, ये कह रहा होता है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम के, और वो इक्वल होगा F1 प्लस F2 के, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि द वेक्टर रिजल्टेंट, मतलब कि इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का ये मतलब है कि एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अच्छा जी, नोट नोट क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ एन नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। देखें, पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो हमने जस्ट टू फोर्सेस के लिए यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब अगर दो से ज़्यादा अगर फोर्सेस होंगी, कॉन्करेंट फोर्सेस होंगी, उनका जो रिजल्टेंट होगा उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
एडिशन ऑफ फोर्सेस रिपीटेडली। ठीक है, मतलब कि बार बार आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें ना, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये आपका एक पॉइंट है, इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हुई F1, ठीक है। अच्छा, अब एक और फोर्स जो है वो फ़र्ज़ करें, इसको मैं ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एक और फोर्स जो है वो इस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं F2 का। अब इन दोनों फोर्सेस का बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो इस तरह होगा, और वो इक्वल होगा F1 प्लस F2 के। अच्छा, अब एक और फोर्स फ़र्ज़ करें कि F3 फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सिंपल आ गया है F1 प्लस F2। अब ये जो F1 है और ये F2 है, इसको आप निगलेक्ट करें। अब जो आपकी नई जो यहाँ पे अगर डायग्राम हम बनाएं, तो नई डायग्राम आपकी बनेगी कुछ इस तरह, F1 प्लस F2 और साथ यहाँ पे क्या है जी, F3 है। अब जस्ट आप इन दोनों को देखें, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पे भी आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे, उसका एक और रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 के इक्वल होगा। ये हमने दूसरी बार जो है वो ये लॉ अप्लाई किया है। इसी तरह आप एन टाइम्स जो है वो इस पे आप जो लॉ है वो यूज़ करेंगे, और आप अल्टीमेटली क्या कर लेंगे, अल्टीमेटली आप इसके ऊपर जो रिजल्टेंट है इन सारी फोर्सेस का वो आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इन रिजल्ट्स के रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बेसिक लेक्चर था, ठीक है। आपको ये समझ आएगा तो आगे आपको पूरा चैप्टर ये समझ आएगा, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अल्लाह हाफिज़।